जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मुझे पता है कि आप इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी मिशन द्वारा राज्य में चलाई जा रही है संरक्षित खेती योजना। कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग कृषि तकनीकी सप्ताह का आयोजन कर रही है। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम उपकरण है बिडहो। किसान भाइयों, आजकल संरक्षित खेती द्वारा कई प्रकार की फसलें समय से पहले या विपरीत मौसम में उपजाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा रहा है। यदि आप भी संरक्षित खेती कर लाभान्वित होना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस, फूल और सब्जी लगाने के लिए पौधरोपण सामग्रियों की खरीद पर बागवानी मिशन 50% तक अनुदान देती है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है संरक्षित खेती योजना। इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खेती में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस एवं फूल और सब्जियों के लिए पौधरोपण सामग्री के लिए लागत का अधिकतम 50% राशि अनुदान दिया जाता है। समय के साथ अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की तरह कृषि के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में आज बहुत व्यापकता आई है। आज किसान खेती बाड़ी के नए तौर तरीकों या कई नई तकनीकों को अपनाकर अच्छे से अच्छा फसलोत्पादन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं और इस कार्य में कृषि विज्ञान केंद्रों की महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग जिले के किसानों के लिए कृषि तकनीकी सप्ताह का आयोजन करती है। यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। राज्य के किसान इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा जो इस कृषि तकनीकी सप्ताह को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, किसानों को विभिन्न अनुसंधान केंद्रों से नई नई कृषि तकनीकी जो प्रतिदिन इजाद हो रही हैं उनको अपने कृषि विज्ञान केंद्र में लाना और किसानों तक पहुंचाना। तो किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है हमारे पास साधन हैं, जैसे कि हम लोग कोई मेला आयोजित करें या फिर सालों भर प्रशिक्षण प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता रहता है उसको आयोजित करें, या फिर हम लोग किसानों के खेत में जाके आयोजित करें, या फिर हम लोग जो हैं अपने यहाँ पे बुला के किसान भाई बहनों को प्रशिक्षण दिलाएं। किसान भाइयों, अभी मटर लगाने का उचित समय चल रहा है। इस समय हरे मटर लगाकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए किसान आर्केल, स्वर्ण मुक्ता और हाइब्रिड में निराली नामक मटर के उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। आर्केल, स्वर्ण मुक्ता और निराली ये मटर के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख है, जिनमें निराली हाइब्रिड प्रभेद है। मटर के ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में अच्छी उपज देने वाली होती हैं। मध्यकालीन फसल के लिए इन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इनकी फसल लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाती है। वैज्ञानिक विधि द्वारा इसकी खेती करके लगभग 100 से 120 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। रबी में हमारे किसान भाई मटर की खेती करें, हरे मटर की खेती करें। इसके लिए किस्मों का जो चुनाव करें वो आर्केल हो या स्वर्ण मुक्ता हो। इसके अलावा अगर हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं तो उसमें एक निराली अच्छी किस्म है, इसकी खेती कर सकते हैं। आज की बेहतर तकनीक मुर्गी पालकों के लिए उपयोगी है। मुर्गी पालन से अच्छा लाभ लेने के लिए सबसे पहले 0 से लेकर 15 दिनों के चूजों का रखरखाव में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही मुर्गी में लगने वाला एक रोग है गम्बोरो। इससे भी चूजों को बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो चूजों का रखरखाव हम कैसे करें और गम्बोरो रोग से उन्हें कैसे बचाएं, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। मुर्गी पालक भाई जो है जो ब्रायलर पालन कर रहे हैं उसमें जो है 0 से 15 दिन तक जो है ना चूजा का लालन पालन आप सही करें, तब जो है आप काफ़ी मुनाफा में रहेंगे। लालन पालन सही होगा तो आप जैसे तापमान वगैरह की व्यवस्था हुआ, दवा वगैरह की जो ग्लूकोज पानी या दूध पाउडर वगैरह मिला के देते हैं, इसको देते हैं। इसके अलावा गुमरो रोग से बचाने के लिए या इम्यूनिटी लाने के लिए क्या करते हैं कि सिरका जो होता है वो प्रति लीटर 3 ml सिरका और 50 ग्राम गुड़ मिलाकर 3 दिन तक पिलाएंगे तो गुमरो बीमारी वगैरह नहीं होगी।
निकाई गुड़ाई के लिए वैसे तो अनेकों उपकरण उपलब्ध है, परंतु वीड हो एक ऐसा उपकरण है जो वैसे घासों को भी जड़ समेत उखाड़ने में सक्षम है, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं। बहुत प्रकार के अनावश्यक खरपतवार ऐसे होते हैं जो हाथों या साधारण कृषि यंत्रों द्वारा पूरी तरह जमीन से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक जमी होती हैं। ऐसे में पूरी तरह से इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार के घासों के नियंत्रण के लिए ये वीड हो नामक उपकरण बहुत ही उपयोगी है। वीड हो ऐसे घासों को पूरी तरह से उखाड़ने में सक्षम है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। हम सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के द्वारा डेयरी से संबंधित यहाँ पर हमको प्रशिक्षण मिला। गाय पालन के लिए किस तरह गाय पाला जाता है और किस तरह रखरखाव किया जाता है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग दिया गया और वो ट्रेनिंग हमको बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग करके हम जो है सो उसे वर्मी कंपोस्ट जो गाय का गोबर से अपना घर में इकट्ठा करके 15 दिन जो है सो और फिर बेड बना करके और उसमें डाले। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ तो हम खेती में भी गए। सारा खेती में वही आलू, बैगन, टमाटर, मिर्चा सारे में लगाए तो हमको देखे बहुत जो है सो खाद का मात्रा बहुत कम लगा और उपज ज़्यादा हुआ। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियां अपने बढ़े हुए मूल्यों पर कायम हैं। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2,500 रुपये से लेकर अधिकतम 3,000 रुपये। चावल उत्तम न्यूनतम 3,000 रुपये से लेकर अधिकतम 4,500 रुपये। गेहूँ न्यूनतम 1,500 रुपये से लेकर अधिकतम 1,700 रुपये। दाल अरहर न्यूनतम 10,400 रुपये से लेकर अधिकतम 11,900 रुपये। दाल मसूर न्यूनतम 8,000 रुपये से लेकर अधिकतम 8,600 रुपये। दाल चना न्यूनतम 4,900 रुपये से लेकर अधिकतम 5,100 रुपये। चीनी न्यूनतम 2,700 रुपये से लेकर अधिकतम 3,000 रुपये। आलू न्यूनतम 800 रुपये से लेकर अधिकतम 1,000 रुपये और प्याज न्यूनतम 4,500 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। सबसे पहले लेंगे हम एक अल्प विराम। आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि रबी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगाएंगे, सब्जियों की उन्नत किस्में क्या है रबी के मौसम में। उसके लिए हम चलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग, जहां पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत वर्मा हमें बताएंगे इसके बारे में, और जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। झारखंड की मिट्टी सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है और यहाँ के किसानों और कृषि विशेषज्ञों के सलाह पर किए गए खेती से फसलों के उत्पादन में अधिक उपज प्राप्त होती है। किसानों के मदद के लिए समय समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाता है, जिसमें किसान कृषि से संबंधित समस्याओं से निजात पाते हैं। आधुनिक कृषि में नवीनतम कृषि उपकरणों और वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग कर किसान अपने पौधों, साग सब्जियों की ठीक ढंग से देखभाल करते हैं। रबी के मौसम में मुख्यतः बैगन, मटर, गोभी, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती करना लाभदायक होता है। इन सब्जियों की खेती से पूर्व खेत की तैयारी करना जरूरी है। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी में दोमट या बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी होने की स्थिति में मिट्टी में चूने का भुरकाव करना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को 2 से 3 बार जुताई कर पाटा से समतल कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है। हमारे किसान भाई रबी मौसम का हर वर्ष इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही एक मौसम है जिस मौसम में वे भरपूर सब्जियां उगाते हैं। और चूँकि बारिश के मौसम के बाद रबी का मौसम आता है, तो बारिश जो हुई रहती है और उसकी जो नमी हमारी मिट्टी में अवशेष होती है, उसका भरपूर फ़ायदा हमारे किसान भाई रबी के मौसम में उगाते हैं। इसलिए रबी के मौसम में हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से एक अपनी योजनाबद्ध तरीके से सब्जियों की खेती करनी चाहिए। और रबी के मौसम में बहुत सारी सब्जियां हमारे झारखंड प्रदेश में अच्छी उपज देती हैं, जिनमें मुख्य रूप से रबी की सब्जियों में ये फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसके अलावा मटर, साथ ही मूली, गाजर, आलू, ये सारी सब्जियां जो हैं रबी के मौसम में अच्छी होती हैं। साथ ही चूँकि हमारा झारखंड टमाटर की खेती के लिए काफ़ी मशहूर है और टमाटर की खेती हमारे झारखंड में सालों भर होती है, तो रबी के मौसम में भी हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं। साथ में बैगन भी लगाई जाती है, मिर्च की खेती भी रबी के मौसम में करते हैं, और पालक साग जिसकी खेती रबी के मौसम में विशेष रूप से हमारे किसान भाई करते हैं। एक और फसल जो रबी के मौसम में ही हमारे किसान भाई ज़्यादा करते हैं, जबकि खरीफ में भी इसकी उपज हो सकती है, वो है प्याज की खेती। तो प्याज की खेती के लिए किसान भाई जो भी किस्मों का इस्तेमाल करें वो उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करें। और साथ में इसी मौसम में लहसुन की खेती भी हमारे किसान भाई करते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई रबी के मौसम में अधिकतर सब्जियां जो कि बाज़ार में उपलब्ध हो रही हैं, उनकी खेती हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई करते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि बीज बुआई से पहले सब्जियों के उन्नत प्रभेदों का चयन करें, जिसमें टमाटर में स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा, शिमला मिर्च में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, बैगन में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मटर में पूसा प्रगति, काशी नंदिनी, फ्रेंच बीन में पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, फूल गोभी में माघी, डानिया, पूसा स्नोबॉल और पत्ते गोभी में किसान, गंगा, जमुना, कावेरी या लेट ड्रॉम हेड के अनुशंसित प्रभेद का प्रयोग कर सकते हैं। प्याज की अगर खेती कर रहे हो तो प्याज की खेती के लिए उन्नत किस्मों में एग्रीफाउंड लाइट रेड नाम की एक किस्म है, साथ ही LR241 नाम की जो किस्म है, ये रबी के मौसम में अच्छी उपज देती है। इसलिए इस मौसम में इन किस्मों का इस्तेमाल करें। लहसुन की खेती अगर कर रहे हैं तो यमुना सफ़ेद नाम की किस्म जो है वो अच्छी किस्म है। एग्रीफाउंड वाइट नाम की जो किस्म है लहसुन की, ये भी एक अच्छी किस्म है, इसका इस्तेमाल करें। जहाँ तक मटर की खेती है, जो ये गार्डन पी है, मतलब हरी मटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें आर्केल के प्रजाति का इस्तेमाल हमारे किसान भाई अधिक करते हैं, उसका आप इस्तेमाल करें। साथ ही स्वर्ण मुक्ता नाम की एक किस्म है जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्राइवेट कंपनियां की बहुत सारे किस्में हैं, जिसमें निराली एक अच्छी किस्म है जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई मटर की खेती के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पालक की खेती आप कर रहे हैं तो उसमें ऑल ग्रीन एक अच्छी किस्म है, पूसा किरण, इसकी खेती आप कर सकते हैं।
इसके अलावा फूल गोभी में बहुत सारी संकर किस्में हमारे प्रदेश में खेती की जाती है और अधिकतर किसान संकर किस्मों का ही प्रयोग करना चाहते हैं। तो उसमें माधुरी, श्वेता या इसके अलावा और भी रानी, महारानी, ये सारी जो किस्में हैं फूल गोभी की काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी अच्छा फलन उनसे मिल जाता है। जहाँ तक बंद गोभी का सवाल है तो बंद गोभी में जो उन्नत किस्में हैं उसमें गोल्डन एकर और प्राइड ऑफ इंडिया काफ़ी पुरानी किस्में जो अभी भी हमारे किसान इसकी खेती करते हैं। साथ ही अगर इसमें आप संकर किस्म की खेती करना चाहते हैं तो बंद गोभी की संकर किस्मों में ग्रीन चैलेंजर एक अच्छी किस्म है, ग्रीन एक्सप्रेस, ये सारी किस्मों का अगर इस्तेमाल हमारे किसान भाई करते हैं अच्छी उपज मिल जाती है। बीजों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रासायनिक दवा बेवस्टीन का 2 ml प्रति लीटर घोल बनाकर बीजोपचार कर लेना चाहिए। मिट्टी में सब्जियों का बढ़वार ठीक ढंग से हो, इसके लिए मिट्टी में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग लाभदायक होता है। इसके साथ साथ मिट्टी में गोबर खाद एवं कंपोस्ट खाद भी देना अनिवार्य है। अक्सर किसानों को शिकायत रहती है कि पौधों में रोग व्याधियां लग जाती हैं। आमतौर पर रबी के मौसम में गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करें तो मृदु रोमिल आसिता, यह रोग पत्तियों के निचले हिस्सों में फफूंद या धब्बे का लग जाना होता है तथा दूसरा पौधे का मुरझाकर सूख जाना या जड़ें काली हो जाना। अतः इनके रोकथाम के लिए बीज बोने से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम से बीज उपचारित कर लेने से इन रोगों से हम अपने सब्जियों को बचा सकते हैं। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर रबी में सब्जियों की खेती कर हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज कर मुनाफा कमा सकते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए हम एक और अल्प विराम ले लेते हैं, तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुओं में कई तरह की बीमारियां भी होती हैं और उनका टीकाकरण भी कराना अनिवार्य है। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनका टीकाकरण कैसे करें, उनकी देखभाल कैसे करें, कैसे सावधानी बरतें। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. राय, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। ग्रामीण भाई नमस्कार। आप सब खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, साथ ही साथ उससे संबंध बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे पशुपालन है और कई सारे कार्य करते हैं। तो आज हम आपको पशुपालन से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। पशुओं में चाहे वो कोई भी मौसम हो, विविध प्रकार के रोग आदि का प्रकोप भी होता है। तो ऐसे मौसम में, किसी भी मौसम में पशुओं में कौन कौन से रोग लगते हैं और उससे बचाव के लिए टीकाकरण आदि का कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर दिनेश्वर राय। राय साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे राय साहब के अलग अलग पशुओं में अलग अलग मौसम में कौन कौन से रोग का प्रकोप होता है? 3 जीवाणु जनित जो जानलेवा बीमारी होता है, जैसे एंथ्रेक्स बीमारी होता है। एंथ्रेक्स जो है उसको प्लीहा रोग भी कहते हैं। तो उसमें वो हमेशा अति तीव्र अवस्था में होता है। बिना कोई लक्षण दिए हुए पशु जो है धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और 5-10 मिनट में मर जाता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा जो बीमारी है, बरसात के ही दिन में गला घोटू रोग होता है, HS जिसको बोलते हैं हेमरेजिक सेप्टिसेमिया। ये भी जो है जीवाणु जनित बीमारी होता है।
तो बरसात के दिन में इससे भी जो है ना हर एक साल बहुत सारे पशु जो है मर जाते हैं। तीसरा जो रोग है लंगड़ी रोग, बरसात के दिन में जो होता है लंगड़ी BQ बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, ये भी जीवाणु जनित बीमारी होता है। ये सब तीनों जो है जानलेवा बीमारी है, खास करके गाय भैंस में विशेष करके, तो बरसात के दिन में होता है और इससे पशु जो है हज़ारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष मरता है सब। चूँकि इसके जीवाणु जो है 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत तेज़ी से फैलता है और ये वातावरण जो मिलता है बरसात के दिन में ही मिलता है। तो अगर पशुपालक भाई इस प्रकार के लक्षण देखें तो सबसे पहले क्या उपाय करें टीकाकरण को लेकर? नहीं, ये बीमारी जानलेवा बीमारी है, चूँकि बताया इलाज करने में बहुत सारा पैसा लग जाता है और गारंटी भी नहीं होती है कि पशु जो है ना बचेगा। तो गला घोटू रोग जो हुआ बरसात के दिन में होता है, उससे बचाने के लिए बरसात शुरू होने के पहले जो है इसमें टीकाकरण करवा दें तो बहुत कम खर्च में जो है आपके पशु सुरक्षित भी होगा। चूँकि टीका करने से पशुओं में प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाता है और जो है वो रोग नहीं लगता है, तो इससे आपका बचाव हो जाता है। उसी प्रकार से आपको लंगड़ी रोग जो है, जो मांस मसीला भाग में गैस भरी सूजन हो जाती है, पशु लंगड़ा के चलने लगता है, बुखार हो जाती है, उसके बाद जो है 2-3 दिन में पशु मर जाता है। तो इसमें जो है इससे भी बचाव के लिए आपको टीकाकरण करवाना उचित होता है। चूँकि टीकाकरण करा देने से पशुओं में जो है प्रतिरोधी क्षमता आ जाने से ये रोग से जो है ना बचाव हो जाता है। चूँकि ये तीनों बीमारी जो होता है स्थानिक रोग होता है, जिस स्थान पर एक बार उत्पन्न हो जाता है उसी स्थान पर प्रत्येक वर्ष जो है ना लगातार 2-3 वर्ष तक होते रहता है, जिससे पशुपालक भाई की काफ़ी हानि होती है और मतलब कि आर्थिक क्षति भी होती है। परेशानी में भी आते हैं, खेती के समय में यदि पशु मर जाता है तो काफ़ी जो है ना वो लोग परेशानी में आ जाते हैं। तो रोग होने से पहले जो है इसका टीकाकरण करवा दें। चूँकि अभी तो बरसात जो है समाप्त होने वाला है और फिर भी जो है झारखंड में जो तराई इलाका है या जहाँ पर चारों तरफ से नदी है, बालू का इलाका है, तो यहाँ पर जो है ना सालों भर हो सकता है ये तीनों रोग, एंथ्रेक्स जो बताए या गला घोटू रोग जो बताए या लंगड़ी रोग, ये तीनों में से कोई भी जो है ना हो सकता है। जो किसान भाई इस वर्ष टीकाकरण इसका नहीं करवाए होंगे तो वो लोग जो है अभी भी इसका टीकाकरण करवा दें। तो एक तो हो गया ये जीवाणु जनित रोग जो है बरसात के दिन में होता है, और या इस इलाका में जो तराई इलाका है या जो टेम्परेचर हाई रहता है जहाँ पर और नमी बनी रहती है तो वहाँ पर कभी भी हो सकता है। तो जो लोग नहीं करवाए होंगे वो अपने पशु को इसका टीकाकरण करा दें। और भी है रोग, जैसे पशु में ही जो बरसात ख़त्म हो रहा है तो दूसरा एक बीमारी है खुरपक्का मुँहपक्का रोग, जिसको FMD भी कहते हैं। ये विषाणु जनित रोग होता है, भयंकर छुआछूत के बीमारी होता है और ये जो है एक पशु के हो जाने पर गांव में पूरे गांव भर में फैल जाता है। इस गांव से उस गांव में भी, उस गांव के लोग जिस गांव में जाएंगे तो उसके विषाणु जो है अपने शरीर पर या कपड़ा पर या जूता चप्पल में उसके गोबर वगैरह जो है ना लगा के लेके चले जाते हैं। जहाँ जहाँ घूमेंगे इसके विषाणु जो है वो चला जाता है। चूँकि अभी ये मौसम है ठंडा गर्म जो है ना अभी हो रहा है दिन, इस मौसम में जो है काफ़ी विषाणु जनित रोग का प्रकोप होता है। तो पशुपालक भाई इस रोग से बचाने के लिए, चूँकि गाय और भैंस में जो है ये मृत्यु दर बहुत कम है, आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 50,000 की आपकी गाय खरीदे हुए हैं, दुधारू गाय है, तो ये बीमारी जब हो जाएगा पशु में तो वो तो खाना पीना बंद कर देती है, मुंह से लाड़ गिरता है और चप चप की भी आवाज़ करती है। गांव देहात में इसको लोग बोलता है खुरहा, खांग, खुरहिया, चपका इत्यादि नाम से लोग जानते हैं। तो ये पशु में मृत्यु दर कम होता है, लेकिन सुकड़ी में जो है इसका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है इस बीमारी से। और जिस तरह से पशु में इसका लक्षण दिखाई देता है उतना स्पष्ट लक्षण सुकड़ी में नहीं दिखाई देता है। इसलिए शुकर पालक भाई भी जो है इस रोग से बचाव के लिए टीका जो है प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर लगाना ज़रूरी होता है। इसका चूँकि टीका का प्रतिरोधी क्षमता जो होता है 6 माह तक का ही होता है, इसलिए हर 6 महीना के अंतराल पर इसका टीका लगवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी है, जैसे बकरी में एक बीमारी है अभी जो है ना, वही जब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड रहती है तब जो है ना एक बीमारी होती है PPR रोग कहते हैं, पेस्टिडिस पेटिट्स रूमिनेंट या बकरी प्लेग। तो इसका भी जो है ना मौसम अभी चल रहा है तो
जो बकरी पालक भाई हैं, चूँकि इस रोग, ये भी रोग जो है विषाणु जनित होता है, भयंकर छुआछूत का रोग होता है। चूँकि बाज़ार से ख़रीद के लाने पर बकरी में जो है ना इस तरह की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या बाज़ार में लोग ले जाते हैं बेचने के लिए, नहीं बिका लौटा कर ले आते हैं घर में, फिर तो 8 दिन के अंदर में वो जो है ना बीमारी में PPR रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। PPR रोग का लक्षण क्या हो? PPR रोग का लक्षण ये होता है कि रोग से ग्रसित बकरियों में सबसे पहले बुखार हो जाता है, तापमान हाई हो जाती है शरीर में, उसके बाद जो है ये पतला दस्त, जब बुखार कम होता है तो पतला दस्त शुरू हो जाता है, और नाक से श्लेष्मा निकलता है, जो गांव देहात में लोग कहते हैं कि सीतर निकलता है, और कभी कभी जो है पतला गोबर के साथ खून भी आता है, रक्त मिला हुआ रहता है, और गाभिन बकरी में गर्भपात भी हो जाता है। धूप में बैठती है सब बकरियां, और उसके बाद पूरे गांव में महामारी का रूप धारण कर लेता है और मरने लगती है सब बकरियां। डॉक्टर साहब, आपने पशुओं में होने वाले रोग और उससे बचाव के लिए टीकाकरण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी पशुपालक भाइयों को दी। हम आशा करते हैं कि पशुपालक भाई आपके दिए गए सलाह पे पूरा अमल करेंगे और बढ़िया ढंग से पशुपालन कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की जानकारी से भी आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते मैं आपको अपना पता लिखवा दूँ, जिससे आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं पत्रों के द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे आपकी गीता को इजाज़त दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी इसी दिन, इसी वक्त, इसी समय। जोहार।